Hello dear students, good evening, good evening, good evening. So welcome to your very own YouTube channel that is Commerce 365 और आज हम लोग फाइनली वो सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। तो आज की जो हमारी सीरीज है वो है हमारी ओपी सीरीज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, जो कि आप मुझे कब से बोल रहे थे कि मैम कब आप इंडियन इकोनॉमिक्स की ओपी सीरीज लॉन्च करने वाली हो। तो ये लो आ गई आज ओपी सीरीज आपकी। और आज का जो हमारा ये वीडियो है, इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर नंबर 1 एक बार में कंप्लीट कराने वाली हूँ मैं। और मैं क्यों इसको एक बार में कंप्लीट करा रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर ना एक स्टोरी की तरह है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना वो एक स्टोरी की तरह है। आप उसको एज अ स्टोरी सुनोगे आपको बहुत मजा आएगा कि हाँ ये हमारी कंट्री है। तो ये हमारा है आज इंडियन इकोनॉमिक्स की ओपी सीरीज का लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नेम है इंडियन इकोनॉमी एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सो अनअकैडमी आपको हेल्प करता है कि आप अपने एग्जाम्स में टॉप कर सके, और वो आप कैसे करोगे वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगी। तो वेलकम टू माय क्लास, दिस इज योर एजुकेटर दीपिका मैम ओवर हियर। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे लोग, आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़ाती हूँ। आई एम अ CS, आई हैव आल्सो कंप्लीटेड MBA, MCOM एंड MA इन इकोनॉमिक्स। और इसी के साथ ठीक है मैं आपको ये भी बता दूं कि आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन कॉमर्स स्ट्रीम, लेकिन ठीक है वो गोल्ड मेडल मैंने तो ले लिया, अब मुझे वो गोल्ड मेडल आप लोगों को दिलाना है। तो आप लोगों को वो गोल्ड मेडल अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मेरे साथ रेगुलर स्टडीज करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ और सिर्फ इतना प्रॉमिस कि आप मेरी क्लासेस में रेगुलर रहोगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है बच्चे लोग। तो अगर आपने अभी तक अनअकैडमी इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का चैनल टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट से सब लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको क्लासेस के रेगुलर अपडेट्स मिल सके। ओके, ये मेरा प्रोफाइल है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट से जाके इस प्रोफाइल को फॉलो कर लो जितने, ताकि जब भी कोई स्पेशल क्लास हो या प्लस क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अनअकैडमी आपको रियल फ्रीडम देता है एजुकेशन का। पता है क्यों? क्योंकि जब हम एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना अनअकैडमी का, तो हम लोगों को टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं, और वो टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को हेल्प करते हैं टू अचीव योर टारगेट्स। ठीक है, टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स भी मिल रहे हैं। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो हाउ यू कैन डू सो, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, उसको अपने फोन में ओपन करोगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर रजिस्टर करा के अपना नेम एंटर करना है, एंड देन आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है जो कि है क्लास 12। अनअकैडमी आपको दो तरह के सब्सक्रिप्शन देता है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस में आप लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलेगी टॉप एजुकेटर से, लेकिन आइकॉनिक में आपको पर्सनल अटेंशन मिलेगा। ठीक है, जो प्लस है उसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी घर बैठे अपने कंफर्ट में, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे कोर्सेज का। टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं बच्चे लोग। ठीक है, रेगुलर क्लासेस और उसके बाद आंसर कैसे लिखना है वो भी बताया जाएगा। एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट, ठीक है, और बैच कोर्सेज, ये सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। आइकॉनिक में और ज्यादा बेनिफिट है। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर मिल जाएगा, लाइव डाउट सॉल्यूशन होंगे, आपकी वीकली रिपोर्ट होगी, पेरेंट के साथ भी कनेक्ट होगा, और आपको पर्सनल गाइडेंस भी दी जाएगी। आपका ग्राफ आपको दिखेगा कि कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आइकॉनिक और प्लस जो भी आपकी चॉइस है आप वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेकिन ये जो DEEPI है ना, ये कोड यूज करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि ये कोड से आपको 10% ऑफ मिल जाता है। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उसकी प्राइजेस है, 3 मंथ का कॉस्टिंग है हमारा 7500, 6 मंथ का कॉस्ट है 10,000, 12 मंथ का 15,000, एंड उसके बाद अगर आप ये कोड लगाओगे तो आपको DEEPI कोड से 10% ऑफ मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्राइस है हमारा 3 मंथ का 12,000, 6 मंथ का 17,000 एंड 12 मंथ का 28,000, एंड अगेन DEEPI कोड से आपको क्या मिल जाएगा, 10% ऑफ मिल जाएगा। बहुत सारे ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है, आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इन पेमेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर आपको CA करना है, आपका मेन एम है, तो CA के लिए हम कॉम्बो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं जिसमें आप क्लास 12 के साथ साथ ही फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर सकते हो, और कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ का 26,325, और अगेन DEEPI कोड लगाने पे आपको मिल जाएगा 10% ऑफ।
तो न्यू अकेडमिक ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब 2021 वाले और 22 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अनअकैडमी एक ऑफर लेके आया है कि आप DEEPI कोड यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ तो मिल ही जाएगा। साथ में अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 2 मंथ का CBSE सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, 3 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिल जाएगा। अगर आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 मंथ का CBSE फ्री मिल जाएगा, 3 मंथ का क्रिएटिव कॉर्नर फ्री मिल जाएगा, और जैसे जैसे मंथ इंक्रीज होंगे बेनिफिट इंक्रीज होते जाएंगे। ओके, इंडिया का बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी पे होता है। अनअकैडमी कॉम्बैट एवरी संडे एक अनअकैडमी कॉम्बैट होता है जिसमें आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो और देख सकते हो कि आप इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में आपकी रैंकिंग क्या है, आप कहाँ स्टैंड करते हो। अनअकैडमी इमर्ज एक हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट है, आप इसमें अपने आप को एनरोल कराइए। ये एग्जाम होने वाला है 20 जून को 12 PM पे, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जाइए, अपने आप को इसके अंदर एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो प्राइजेस है ना वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। तो फटाफट से जाके इसको फटाफट से जाओ और अपने आप को अनअकैडमी इमर्ज में क्या करवा लो बेटा लोग, एनरोल करवा लीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली हमारी जो 12th क्लास की इकोनॉमिक्स है, उस 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी हमारी है इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स जो है, इंडियन इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर, जो कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इंडियन इकोनॉमी एट द ईव या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हम लोगों का। उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है इंडियन इकोनॉमिक्स एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये देखना है कि हमारी कंट्री जब ब्रिटिश रूल के अंदर थी, सबसे पहले तो ब्रिटिश रूल कब से आया, ठीक है, ब्रिटिश रूल में क्या क्या हुआ। उसके बाद आपको ये देखना है कि हमारी कंट्री जब ब्रिटिश रूल में थी तो हमारी कंट्री पे क्या क्या इम्पैक्ट आए, क्या क्या ड्रॉबैक्स है या क्या क्या इम्पैक्ट है, कौन कौन से सेक्टर्स पे आए थे, वो सारी चीजें हमको इस क्लास के अंदर पढ़नी है, ठीक है। बेसिक पर्पस की अगर बात करें तो देखो, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे फॉर द पर्पस ऑफ रॉ मटेरियल। वो इंडिया को सिर्फ और सिर्फ फीडर इकोनॉमी बनाना चाहते थे। उनका मेजर रीजन क्या था, देखो ब्रिटेन के अंदर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे उनको रॉ मटेरियल की बहुत जरूरत थी। इनिशियली वो इराक वगैरह से लेते थे, लेकिन बाद में उन्होंने दिमाग लगाया कि इराक और इन पर्शिया वगैरह के पास भी ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे ये रॉ मटेरियल खुद परचेज कर सके, ठीक है। सपोज यहाँ पे ब्रिटेन है, ये हमारे इराक, पर्सिया, और यहाँ पे इंडिया, ठीक है। अब सपोज इन्होंने बोला हम इनसे ले तो रहे हैं लेकिन ये कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब जरूर पीछे कोई ना कोई कंट्री ऐसी है जो इनको सप्लाई कर रही है और उसके बाद ही हमको सप्लाई कर रहे हैं। तो बस इसी खोज में उन्होंने क्या किया, इंडिया को ढूंढ लिया। इसी रॉ मटेरियल की खोज में वो पूरा सी रूट पार करके आए और इंडिया को उन्होंने ढूंढ लिया, ठीक है। तो ये जो ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था ना, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही इंडिया को उन्होंने ढूंढा और उनका मेजर रीजन भी यही था, ठीक है। इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स एंटर हुए तब वो ईयर था 1757, आपको ईयर याद होना चाहिए। ईयर था 1757 जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी हुआ था जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स क्या हुए थे, एंटर हुए थे। वन मोर थिंग, 100 ईयर्स उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हमारे ऊपर राज किया और बाकी के टाइम उन्होंने खुद एज अ गवर्नमेंट हमारे ऊपर राज किया। उन्होंने इंडिया के अंदर कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश किया। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल, कि कॉलोनियल रूल होता क्या है, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना कि इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए थे तो वो ईयर कौन सा था, 1757। कब आए थे, बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू 1757 में इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स आए थे। और कब तक रहे थे, ऑलमोस्ट, वैसे तो 190 ईयर्स है लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट 200 ईयर्स बोलते हैं। और हमको इंडिपेंडेंस मिली थी अगस्त 1947 के अंदर। तो 1757 से 1947 तक ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के अंदर क्या किया, रूल किया। ऑल्दो उनका मेजर पर्पस था कि वो हमको एक्सप्लॉइट करके हमारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजना चाहते थे और ब्रिटेन में जो फिनिश गुड्स बन रहे हैं उनको इंडिया में भेजना चाहते थे। यही उनका मेजर पर्पस था, ठीक है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा इंडिया थोड़ी कंडीशन अच्छी थी उस टाइम पे, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने सिस्टमैटिकली हमारी कंट्री को क्या किया, डिस्ट्रॉय करने की, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। उस टाइम पे हमारी कंट्री का लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम हो गया था, ठीक है। तो कॉलोनियल रूल यहाँ पे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि कॉलोनियल रूल क्या होता है। देखो, जब एक कंट्री, ठीक है, जैसे सपोज ये कंट्री ए है और ये हमारी है कंट्री बी,
जब एक कंट्री दूसरी कंट्री को इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली कंट्रोल करे, ठीक है, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल दोनों कंट्रोल अगर उनके पास आ जाए तो इसको, इस सिस्टम को बोला जाता है कॉलोनियल रूल। जो ये कंट्री राज कर रही है ना, इसको बोला जाएगा कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। दिस कंट्री विल बी नोन एज कॉलोनियल गवर्नमेंट। और जिस कंट्री पे रूल किया जा रहा है, ठीक है, उसको बोला जाएगा कॉलोनी, उसको बोला जाएगा कॉलोनी। अब ये जो कंट्री ए है, ये हमारी उस टाइम पे थी ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिशर्स, और ये जो कंट्री बी है वो थी इंडिया। मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया के ऊपर क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। कौन सा रूल कर रहे थे, कॉलोनियल रूल, मतलब इकोनॉमिकली एज वेल एज पॉलिटिकली कंट्रोल करके बैठे थे। ब्रिटिशर्स के आने के पहले हमारी जो सिचुएशन थी ना, वो बहुत अच्छी थी। हम लोग प्रॉस्परस इकोनॉमी थे। प्रॉस्परस इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसके पास सब कुछ हो, मतलब वो सेल्फ सफिशिएंट थे, ठीक है। चाहे हमारे पास सब कुछ नहीं भी था तो भी हम सेल्फ सफिशिएंट थे कि हाँ जो है उसमें हम खुश थे, ठीक है। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो वर्ल्ड रेप्यूटेशन रखती थी, हम पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते थे, राइट। हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस थी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेरियन इकोनॉमी। एग्रीगेरियन इकोनॉमी मतलब हमारी मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी और हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था। ये बिफोर ब्रिटिश रूल की बात बताइए मैंने कि ये हमारी इंडिया की कंडीशन थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। अब 1757 के अंदर जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आ गए। उन्होंने हमारी कंट्री पे कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश कर लिया और हमारी कंट्री को डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी। ऑल्दो उस टाइम को मैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड बोलूंगी अब से, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इंडिया ग्रो कर रहा है या नहीं, क्योंकि ब्रिटेन की गवर्नमेंट का रूल चल रहा था, ब्रिटेन का रूल चल रहा था। तो व्हाई वुड दे केयर ना, क्यों केयर करेंगे यार वो हम लोगों की। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो हमारी जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है ना, दे नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट। कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशर्स ने कोई एफर्ट्स नहीं किए कि इंडिया को डेवलप किया जाए या करवाया जाए। और वो क्यों करेंगे, वो तो आए ही एक्सप्लॉइट करने के लिए थे। ना उन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम मेजर करने की कोशिश की, ना पर कैपिटा इनकम मेजर करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी कुछ इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने उस टाइम पे भी हमारी कंट्री की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को मेजर करने की कोशिश की थी। उन इकोनॉमिस्ट में से कोई से भी 4 से 5 नाम आपको याद होने चाहिए। नेम्स क्या क्या है, दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिरिस, VKRV राव, RC देसाई, ठीक है, ये कुछ नाम है। इसके अंदर जो एक नाम आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए वो नाम है VKRV राव, ठीक है। VKRV राव का नेम आपको लर्न होना चाहिए। मैं क्यों बोल रही हूँ ये नेम लर्न होना चाहिए, क्योंकि इन सारे इकोनॉमिस्ट में से जो मेजर कंट्रीब्यूशन था वो VKRV राव का था। VKRV राव के कंट्रीब्यूशन को सबसे ज्यादा रिलायबल और सिग्निफिकेंट माना गया था। इन्होंने हमारी को ये बताया कि जो हमारा आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है 2% से, मतलब हमारी जो GDP है वो बढ़ रही है 2% से, जो कि बहुत कम था। और हमारा जो पर कैपिटा आउटपुट है, मतलब पर हेड इनकम है, पर कैपिटा आउटपुट जो है वो बढ़ रहा था 0.5% से, विच इज एक्सट्रीमली लो। आपको ये दोनों रेट भी लर्न होनी चाहिए। कौन कौन सी रेट है, एक है 2% और एक है 0.5%। तो ये दोनों रेट्स आपको लर्न होनी चाहिए कि VKRV राव ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बन जाता है, ओके। तो आपको ये दोनों रेट्स एज वेल एज इकोनॉमिस्ट का नेम किसने दी थी वो याद होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स के इंडिया में एंटर होने के पीछे 2 मोटिव थे, ठीक है। वो 2-फोल्ड पॉलिसी को आप 2-फोल्ड मोटिव भी बोल सकते हो। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुए तो उनके 2 मोटिव थे मेजरली, ठीक है। वो 2 मोटिव क्या थे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले रॉ मटेरियल लेना था, ठीक है। इंडिया का रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना था ब्रिटेन में, ठीक है। और ब्रिटेन के अंदर जो फिनिश गुड्स बन रहा था, ठीक है, फिनिश गुड्स जो बन रहा था उसको इनको करना था इंपोर्ट इंडिया के अंदर, ठीक है। मतलब हमारा ही कॉटन लेके उसी का फैब्रिक बनाओ और वो फैब्रिक इंडियंस को ही वापस बेचो, वो भी हाई प्राइस में, ठीक है। यही उनका मेन मोटिव था। रॉ मटेरियल इंडिया से ले जाओ, सप्लाई करो रॉ मटेरियल का, और वहां के जो फिनिश गुड्स है ब्रिटेन के वो इंडिया में लाके इंडियंस को ही बेच दो। मतलब हम हमारे ही रॉ मटेरियल से बने हुए फिनिश गुड्स का
इतना ज्यादा प्राइस दे रहे थे, यू कांट इवन इमेजिन। तो ये हमारे ब्रिटिशर्स की टू फोल्ड पॉलिसी थी कि वाई दे वांटेड टू बी इन इंडिया, वाई दे वांटेड टू एक्सप्लॉइट इंडिया, बिकॉज दे वांटेड टू अचीव दिस मोटिव। वो ये दो मोटिव अचीव करना चाहते थे। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब आगे देखते हैं। अब इस चैप्टर के अंदर ना आपको 6 अलग अलग सेक्टर्स पढ़ने। ठीक है, आपको इस चैप्टर के अंदर ना 6 अलग अलग सेक्टर्स पढ़ने। मतलब ऑल इन ऑल आपको ये देखना है कि ब्रिटिशर्स का जो इम्पैक्ट था वो कहाँ कहाँ आया था। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि वो इजी हो जाएगा हमारे लिए पढ़ना। देखो डिस्ट्रक्शन उन्होंने बहुत किया, लेकिन उस डिस्ट्रक्शन को हमको यहाँ पे पढ़ना है सेक्टर वाइज। तो पहला इम्पैक्ट आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या किया। दूसरा इम्पैक्ट आप लोग पढ़ोगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ, उन्होंने क्या क्या नई चीजें या पुरानी चीजों को खत्म किया। ठीक है, उसके बाद हमको देखना है इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है आउट ऑफ इंडिया जो हम ट्रेडिंग कर रहे थे, सेल परचेज कर रहे थे, उस पर क्या इम्पैक्ट आया। फिर हमको देखना है डेमोग्राफिक कंडीशन, मतलब पॉपुलेशन से रिलेटेड फैक्टर, डेमोग्राफिक कंडीशंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को देखना है, उसके बाद वी आर गोइंग टू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लास्टली ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये 5 अलग अलग हेड्स हैं जो हम 6 अलग अलग हेड्स है, ये 6 अलग अलग हेड्स है जो हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ने। तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट दीज 3। ठीक है, आज की क्लास में हम इन 3 को खत्म करेंगे। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है इंडस्ट्रियल, तीसरा है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्ट करते हैं। इंडिया वो कंट्री है जिसको एग्रीगेरियन इकोनॉमी बोला जाता था, क्योंकि हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था और ड्यू टू द नेचर्स गिफ्ट मान लो हमारी कंट्री में एग्रीकल्चरल लैंड भी ज्यादा था, इसलिए हमारी मेजर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट थी। अब यहाँ से ना एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन आता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, तो इट वाज 75% अप्रॉक्स। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरिया, तो दैट इज 85%। मतलब क्या है इसका, 85% लोग रूरल एरिया में रहते थे, लेकिन उसमें से 75% लोग ही एग्रीकल्चर में एंगेज थे। ठीक है, हमारे इंडिया में 85% पॉपुलेशन कहाँ रहती थी, विलेजेस में रहती थी, लेकिन जो एग्रीकल्चर में इंगेज थी बाकी के लोग इनडायरेक्टली थे, लेकिन डायरेक्टली जो एग्रीकल्चर में इंगेज थे वो पॉपुलेशन 75% ही थी। ब्रिटिशर्स ने आके हमारी कंट्री के एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा हिट किया, टारगेट करने की कोशिश करी, उस टारगेट में वो सक्सेसफुल भी रहे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने टारगेट किया और वो अनसक्सेसफुल हो गए, नो, उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को बहुत बैडली हिट करने की कोशिश की। कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको लर्न करवा रही हूँ, उन पॉइंट्स को देखना। पहला है आपके पास लैंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, पहला आपके पास पॉइंट है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम लोग जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। अब पहले मैं आपको समझाती हूँ कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है। देखो, जब कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश कर देती है, तो जैसे इंडिया के ऊपर कॉलोनियल रूल स्टैब्लिश हुआ, तो इंडिया की जितनी भी लैंड है, जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, वो सारी ब्रिटेन की हो जाएगी, उनके कंट्रोल में आ जाएगी। तो अब सारा लैंड का ओनर कौन था, ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को बोला कि अगर तुमको लैंड चाहिए, ठीक है, तो हम तुमको देंगे, लेकिन उसका रेंट तुमको देना पड़ेगा। तो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स खुद थोड़ी आएंगे ये सब काम करने, तो उन्होंने क्या किए, जमींदार्स को अपॉइंट किया। ये जमींदार इंटरमीडियरीज थे। ठीक है, इन जमींदार के अंडर हमारे फार्मर्स थे, जो कि एक्चुअल में क्या करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ये फार्मर्स इन जमींदार से लैंड लेते थे रेंट पे, और ये जमींदार फार्मर से रेंट लेके किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे। अब एक्सप्लॉइटेशन कहाँ हो रहा था वो सुनो। ब्रिटिशर्स ने जब जमींदार को अपॉइंट किया तो उनको बता दिया कि भाई हमको हर महीने या हर साल या हर हफ्ते इतना टैक्स चाहिए। उस टाइम पे टैक्स को लगान बोला जाता था। ठीक है, उस टाइम पे टैक्स को लगान बोला जाता था। उन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई हमको तो हर महीने इतना चाहिए। ठीक है, अब जमींदार की ड्यूटी है फार्मर से टैक्स वसूलना, वो कितना भी वसूले उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई मतलब ही नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना टैक्स जो उन्होंने फिक्स करके रखा है बस वो चाहिए। उसके बाद जमींदार फार्मर से क्या कर रहा है, कितना ले रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है उन लोगों को। ठीक है, तो जमींदार क्या करते थे, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करते थे।
उनसे ज्यादा लेते थे और जितना देना था ब्रिटिशर्स को देके बाकी का खुद के पास रख लेते थे। तो ये बेचारा फार्मर ना, इसके पास कुछ बच ही नहीं रहा था। ये सिर्फ अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत जो व्हीट वगैरह प्रोड्यूस करा था वो खाने के लिए ले जा रहा था, अदरवाइज सारा का सारा तो जमींदारी ले रहे थे इसमें से। तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम वाज अ बिग प्रॉब्लम जो कि ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट करी और जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सी व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियलाइजेशन, लेट मी टेल यू। देखो, इंडिया में होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग, होती थी। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि हम खुद के लिए बनाएंगे, हम जो भी व्हीट वगैरह प्रोड्यूस करेंगे हम खुद ही खाएंगे उसको, हमारी फैमिली के लिए कंजप्शन होगा, हम उसको मार्केट में नहीं बेचेंगे, सरप्लस नहीं रखेंगे। ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स को लालच दिया। ठीक है, अब इसके अंदर वो फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे। अब उनको लालच दिया गया कि तुम ना कैश क्रॉप्स प्रोड्यूस। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जिनको तुम खा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल जूट हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है, इंडिगो हो गया, और ये बना के आप लोग हमको दो ताकि हम लोग रॉ मटेरियल की फॉर्म में इसको ब्रिटेन भेजेंगे और वहां से ये गुड्स बन के आएंगे। अब फार्मर को क्या, इन्होंने बहुत सारे लालच दिए तो फार्मर लालच में आ गया और फार्मर ने कैश क्रॉप्स बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब फार्मर्स को फूड क्रॉप से इन्होंने कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट कर दिया ताकि वो जो क्रॉप्स है वो उधर बेच सके, एक्सपोर्ट कर सके और वहां से फिनिश गुड्स आ सके। अल्टीमेटली बेचारा फार्मर जो फूड क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहा था ना, वो भी उसके पास अब नहीं बच रही थी। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कमर्शियलाइजेशन। When we produce goods, when we produce या when we do farming for the purpose of sale in the market, उसको commercialization बोला जाता है। Commercialization is for the purpose of business only. ठीक है, so this was exactly what is commercialization of agriculture. Lack of resources is another point. What is lack of resources? देखो, हमारे पास ना इरिगेशन फैसिलिटीज थी, ना प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी थी, ना हमारे पास टेरेसिंग थी, कुछ भी नहीं था। और ब्रिटिशर्स कुछ नहीं कर रहे थे एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। तो लैक ऑफ रिसोर्सेज वाज अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट आवर फार्मर्स वर फेसिंग एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये तुम्हारे जो पॉइंट, और कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो रहा था। अगर हम ये बात करें ना कि इन्वेस्टमेंट हो रहा था, तो फार्मिंग में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। सो देयर वाज स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। ना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, ना हमारे पास रिसोर्सेज है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है बच्चे लोग, अब आते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ठीक है, हम किस पे आएंगे अब? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। नाउ व्हाट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर इज रिलेटेड विद इंडस्ट्रीज जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। हमारी एक ही तो इंडस्ट्रीज थी जो बहुत फेमस थी वर्ल्ड में, जिसका नाम था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ने लगाया दिमाग। ब्रिटिशर्स ने बोला अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज होंगी तो इंडियंस हमको रॉ मटेरियल नहीं देंगे और वो सारा रॉ मटेरियल इंडिया की इंडस्ट्रीज में जाएगा। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने बोला इंडिया में इंडस्ट्रीज होनी ही नहीं चाहिए। अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज आ गई तो हमारे फिनिश गुड्स कौन खरीदेगा, क्यों खरीदेंगे? इनफैक्ट जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी ना, वो भी बंद करा दी ताकि कोई ऑप्शन ही ना बचे हमारे पास। उन्होंने इंडिया में सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया। ठीक है, तो देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमको कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। वो क्या है? पहला पॉइंट है कि इंडिया में उन्होंने सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाया, जिसका बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट आया हमारी इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज ही बंद हो गई तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो करेगी क्या? मेजर पॉपुलेशन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का काम कर रही थी उन्हीं को उन्होंने बंद कर दिया, तो अल्टीमेटली एग्रीकल्चर पे बर्डन बढ़ गया। ठीक है, उल्टा हमारे पास तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ गया उस टाइम पे, तो उसका बहुत ही ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट आया। किसी भी इकोनॉमी, किसी भी कंट्री के जीडीपी में मेजर फैक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर प्ले करता है, और हमारी इंडिया के अंदर तो जो भी इंडस्ट्री वो ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दी, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन था ना जीडीपी में वो भी बहुत कम हो गया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या हो गया? लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर क्या होता है समझना, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर आता। उस टाइम पे गवर्नमेंट कौन थी? उस टाइम पे गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो मतलब पब्लिक सेक्टर तो कोई रोल प्ले कर ही नहीं रहा ना। पब्लिक सेक्टर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए होता है वो पब्लिक सेक्टर खोलता है, जैसे रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, ये इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर मैनेज करता है ना। ब्रिटिशर्स के टाइम पे पब्लिक सेक्टर वर ब्रिटिशर्स, तो वो क्यों करते? उनका तो कोई रोल था ही नहीं, वो एज अ पब्लिक सेक्टर दे वर जीरो, वो कुछ नहीं कर रहे थे। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। मैं पॉइंट को और डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, बताती हूँ तुमको कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती है। एक एक पॉइंट को लेके डिटेल में डिस्कशन करते हैं।
पहला है डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हमारे इंडिया की मेजर जो रेप्यूटेशन थी ना वर्ल्ड में, वो हैंडीक्राफ्ट की वजह से थी और उन्होंने उसी को ही बंद करवा दिया। ठीक है, इससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया और जितने भी लोग थे हैंडीक्राफ्ट वाले वो सारे विलेजेस में शिफ्ट हो गए। ठीक है, विलेजेस में जाने लगे क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उनको वो कहाँ जाने लगे, वो हमारे जाने लगे विलेजेस की तरफ। ठीक है बच्चा, अब आगे देखो, जब ये सब हुआ तो अब इससे बेसिकली उनका मेजर पर्पस क्या था इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे, जैसे मैंने आपको समझाया कि रॉ मटेरियल ब्रिटेन भेजना है, इसीलिए इंडिया में इंडस्ट्रीज मत खोलो। दूसरा, वहां के जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है उसको इंडिया में लेके आना, इसीलिए इंडिया की इंडस्ट्रीज बंद कर दो। तो ये दो कामों के लिए उन्होंने क्या कर दिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है दैट इज लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। मतलब क्या है इसका समझना, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जो कि मशीन्स बनाती है। ठीक है, और ये मशीन फर्दर प्रोडक्शन में आगे यूज होती है। अब जब ब्रिटिशर्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टिकने नहीं दे रहे, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री बनाने नहीं दे रहे, तो वो कैसे कैपिटल गुड्स बनाने देंगे हम लोगों को। तो इंडिया में ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं थी जो कि मशीन्स बनाए, क्योंकि मशीन आगे बहुत हेल्प करती है हम लोगों के प्रोडक्शन में, लेकिन इंडिया के अंदर उन्होंने उस मशीन्स इंडस्ट्री को बनने ही नहीं दिया। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री क्या होती है, वो इंडस्ट्री जो कि मशीन्स बनाती है, जो कि आगे प्रोडक्शन पर्पस में यूज आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। मतलब क्या है इसका कि एज सच इंडिया के जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल था ही नहीं। एग्रीकल्चर फिर भी प्रोडक्शन करके कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर कुछ नहीं कर रहा था, और करता भी कैसे जब ब्रिटिशर्स करने ही नहीं दे रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक सेक्टर मतलब हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही थी। और क्यों करेगी यार, वो तो डिस्ट्रॉय करने आई थी ना, वो क्यों करेगी, वो क्यों हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रीज ओपन करेंगी, वो तो चाहते ही नहीं थे इंडस्ट्रीज ओपन करना। ठीक है, वो तो जब वो चले गए उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने मेजर रोल प्ले किया और हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी। ब्रिटिशर्स ने तो कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी ही नहीं हमारी कंट्री के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ना मैं तुमको 2 पॉइंट्स लर्न करवा रही हूँ, उन 2 पॉइंट्स को लर्न करना। मैंने आपको 2 सेक्टर्स पढ़ाए, एक तो पढ़ाया एग्रीकल्चर सेक्टर और एक पढ़ाया इंडस्ट्रियल सेक्टर। दोनों ही सेक्टर्स के 2 पॉइंट्स आपको लर्न करवा रही हूँ, मतलब एक पॉइंट दोनों का लर्न करवा रही हूँ, वो समझना। एग्रीकल्चर सेक्टर जब ब्रिटिश थे तब तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ही। जब ब्रिटिशर्स चले गए, ठीक है, और इंडिया का पार्टीशन हो गया, जब ब्रिटिशर्स चले गए और इंडिया में पार्टीशन हो गया, तो उस पार्टीशन में पता तुमको क्या हुआ, हमारा मेजर जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, मतलब ऐसा एरिया जिसमें मैक्सिमम जूट प्रोड्यूस करते थे, वो एरिया हमारा चला गया पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान जो कि अब इस टाइम पे वो बांग्लादेश बन चुका है वो एरिया। तो वो जो मेजर हमारा सेटबैक था ना, एक तो वैसे ही हम लोग प्रॉपर डिस्ट्रॉय हो चुके थे ब्रिटिशर्स की देन की वजह से, लेकिन उसके बाद भी पार्टीशन ने भी हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाला, क्योंकि इस पार्टीशन की वजह से हमारा मेजर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया कहाँ चला गया, पाकिस्तान के पास, जो कि अब बांग्लादेश है। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक पॉइंट है कि इंडिया के अंदर एकमात्र इंडस्ट्री जो ब्रिटिशर्स के टाइम में ओपन हुई थी 1907 में, वो थी टिस्को। टिस्को को स्टैब्लिश करने वाले थे जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने टिस्को स्टैब्लिश करी जमशेदपुर के अंदर। कहाँ करी थी, जमशेदपुर के अंदर उन्होंने टिस्को स्टैब्लिश करी थी, और ये इंडस्ट्री 1907 में स्टैब्लिश हुई थी। टिस्को की फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको लर्न करवाए, एक एग्रीकल्चर का, एक इंडस्ट्रियल का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास का लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो है फॉरेन ट्रेड। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के अंदर बेसिकली हमारा आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। अब भाई ब्रिटिशर्स थे कंट्री के अंदर, तो ठीक है, ब्रिटिशर्स थे कंट्री के अंदर, तो ब्रिटिशर्स क्यों डेवलप कराएंगे, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्यों डेवलप कराएंगे हमारी कंट्री को, राइट। उन्होंने क्या किया, 50% भी नहीं, बोलो इसको मोर देन 50%, ठीक है, मोर देन 50% ट्रेडिंग जो होगी इंडिया की, वो तो ब्रिटेन से ही होगी। ठीक है, वो तो क्या करेगी, ब्रिटेन से ही करेगी इंडिया, और किसी से ट्रेडिंग नहीं करेगी। मोर देन 50% क्या करेगी, वो ब्रिटेन से करेगी। मतलब उन्होंने तो हमारी ट्रेडिंग पे मोनोपोली राइट रख लिया था। मोनोपोली राइट का मतलब होता है सिंगल रूल।
ठीक है, उन्होंने तो हमारी फॉरेन ट्रेड पे सिंगल रूल कर लिया था कि जैसा वो बोलेंगे वैसा ही हमको करना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने हमको एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। ठीक है, और जितनी भी वेल्थ, देखो हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे उस टाइम पे भी, एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में इंपोर्ट कम था, तो ये पैसा जो एक्स्ट्रा आ भी रहा था ना, उसको भी वो क्या कर रहे थे, सिस्टमैटिकली ड्रेन कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे। कहाँ बर्बाद कर रहे थे वो भी आपको बताते हैं अभी। ठीक है, देखो हम बन गए थे एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, हम इंडिया की वेल्थ ड्रेन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स, हमारी जो वेल्थ है वो ड्रेन हो रही थी, ब्रिटिशर्स ड्रेन कर रहे थे, ये मान लो पानी में डाल रहे थे, जला रहे थे। ठीक है, उसके बाद मोनोपोली कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का, और हमको बना दिया गया था इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, हम बन चुके थे इंपोर्टर फिनिश गुड्स के। ठीक है, अब इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं। एक्सपोर्टर्स ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, सिंपल सा लॉजिक समझ आ रहा है डायरेक्टली। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ब्रिटिशर्स तो आए ही इंडिया में इसलिए थे क्योंकि वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते थे, तो ये हमारा सारा प्राइमरी प्रोडक्ट ब्रिटेन जा रहा था। कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था सारा का सारा प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखो, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री के पूरे एक्सपोर्ट को कर रखा था पूरी तरह से कंट्रोल। ठीक है, अब ये कंट्रोल कैसे किया इन्होंने 50 मोर देन 50%, जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ ब्रिटेन के साथ। ठीक है, मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, बाकी जो थोड़ा बहुत बच रहा है उसको चाइना, श्रीलंका और पर्शिया के साथ करने देते थे, वो भी अगर हाँ ब्रिटिशर्स अलाउ कर दे तो। ठीक है, एक और चीज, अच्छा ये स्विस कैनाल का टॉपिक है, मैं आपको इसको अलग से नेक्स्ट वाली क्लास में समझाऊंगी क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हमको इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, तो ये टॉपिक मैं अभी यहाँ छोड़ के नेक्स्ट वाली क्लास में अलग से समझाऊंगी मैप के थ्रू। राइट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। देखो हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, हमारे रॉ मटेरियल ज्यादा जा रहे थे और इम्पोर्ट हमारा कम था। ठीक है, इससे बच रहा था हमारे पास सरप्लस, एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है, लेकिन वो ब्रिटिशर्स सरप्लस पैसे को इंडिया के अंदर आने ही नहीं देते थे, वो पहले ही उसको ड्रेन कर देते थे, कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेते थे। तो कहाँ यूटिलाइज करते थे, कहाँ ऐसा यूटिलाइजेशन हो रहा था? सपोज हमने 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया, हमने 50 रुपीज का इंपोर्ट किया, तो 50 सरप्लस बचा ना हमारे पास, वो 50 सरप्लस का इन्होंने क्या किया? तो ब्रिटिशर्स उन 50 सरप्लस का क्या करते थे? 3 चीजों में हमारा बेसिकली ये सरप्लस जा रहा था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 चीजों में सरप्लस जा रहा था। पहला, हम वॉर एक्सपेंसेस में डाल रहे थे। ठीक है, जो भी वॉर एक्सपेंसेस होते थे उसके अंदर डालते थे। ठीक है, वॉर एक्सपेंसेस में सारा पैसा। दूसरा, ऑफिस सेटअप, जो ब्रिटिशर्स के आलीशान ऑफिसेस बनाए थे उन्होंने कंट्री के ऊपर राज करने के लिए, उन ऑफिस सेटअप में वो सारा पैसा यूटिलाइज हो जाता था, वॉर एक्सपेंसेस में यूटिलाइज हो जाता था। इनविजिबल आइटम्स को इंपोर्ट कर लेते थे। भाई इनविजिबल आइटम दिखते नहीं है, इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज। ठीक है, एक तो गुड्स है जो टेंजिबल होते हैं, दिखते हैं, सर्विसेज तो दिखती भी नहीं है ना। ब्रिटिशर्स इंपोर्ट कर रहे थे हमारी सर्विसेज को। अब कौन सी सर्विस आ रही है इसका कोई हिसाब नहीं था। तो ऑल इन ऑल वो जो 50 रुपीज का सरप्लस बचा था ना, वो सरप्लस उन्होंने वेस्ट कर दिया इन 3 कामों के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो रहा था, हमारा पूरे इंडिया का जो वेल्थ था वो क्या हो रहा था, ड्रेन हो रहा था। बाकी हमारे पास अब जो 3 चीजें हैं वो कौन कौन सी है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या डेमोग्राफिक कंडीशन। ये 3 पॉइंट्स हम लोगों के बाकी है जो हमको आज वाली क्लास में कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद 2 टॉपिक और है जो हमको बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब होता है पॉपुलेशन से रिलेटेड फैक्टर्स। ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोग्राफिक कंडीशन, इसका मतलब हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं? हम पॉपुलेशन से रिलेटेड फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन डेमोग्राफिक कंडीशन। फॉर एग्जांपल बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, लिटरेसी लेवल हो गया, ये सारी चीजें आपकी डेमोग्राफिक कंडीशन में इंक्लूड होती है। सबसे पहला जो पॉइंट मेरे को यहाँ आपको बताना है वो है हमारा लिटरेसी लेवल। देखो लिटरेसी लेवल हमारी इंडिया का उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे यार इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, वहां पे हम पढ़ाई की क्या ही बात करें। तो वहां पे उस टाइम पे लिटरेसी लेवल जो था ना वो बहुत ही ज्यादा कम था। बहुत ही ज्यादा कम मतलब कितना कम, इसमें एक परसेंटेज दे रखा है 16%। मतलब उस टाइम पे हमारा जो लिटरेसी लेवल था वो कितना था, 16%।
और उसमें से भी जो फीमेल लिटरेसी लेवल था वो था अबाउट 7%, इससे भी कम ही मानो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 7% फीमेल लिटरेसी रेट था और 16% ओवरऑल लिटरेसी रेट था, ठीक है। अगर हम हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज। पॉपुलेशन तो थी, लेकिन उनके कंपैरिजन में जो हेल्थ फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल नहीं थी। इसकी वजह से डिजीज वगैरह बहुत ज्यादा हो रही थी, और यही रीजन था कि इंडिया के अंदर जो डेथ रेट थी वो भी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। जो डेथ रेट थी वो भी हमारी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। इसके आगे देखो थर्ड पॉइंट जो दे रखा है वो दे रखा है आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब ऐसे बेबीज जो कि 1 ईयर की एज से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, और ये रेट निकाली जाती है आउट ऑफ 1000। मतलब अगर 1000 बच्चों का बर्थ हुआ है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 1 साल की एज भी कंप्लीट नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई, उस रेट को हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इंडिया में वो रेट थी 218 पर 1000 ब्रिटिशर्स के टाइम पे, अभी 40 पर 1000 है, उस टाइम पे 218 बहुत ही ज्यादा हाई और शॉकिंग रेट है, बहुत ही ज्यादा हाई है और बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है ये, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारी हो गई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है ऑन एन एवरेज एक पर्सन कितने साल तक अपनी लाइफ जीता है, ठीक है। इंडिया के अंदर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 68, ठीक है। 68 ईयर्स तक एक पर्सन यहाँ पे हम लोग एवरेज लाइफ ले लेते हैं। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे इट वाज 32 ईयर्स। 32 ईयर्स में तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, एक इंसान सही से कमाना भी स्टार्ट नहीं करता है 32 ईयर्स में आज के जमाने में। और उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज ओनली एंड ओनली 32 ईयर्स। बहुत सारी बुक्स में ये 44 ईयर्स दे रखा है, तो प्लीज मेक श्योर आपको 32 लिखना है, ठीक है। ये वेरीफाइड है, बहुत सारी बुक में 44 दे रखा है, तो प्लीज अवॉइड दैट, यू हैव टू राइट 32 ईयर्स ओनली, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारी 32 ईयर्स की, ठीक है। बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही ज्यादा थी, बर्थ रेट डेथ रेट, ठीक है। हमारी जो बर्थ रेट थी और हमारी जो डेथ रेट थी दोनों ही ज्यादा थी, ठीक है। ये क्या ज्यादा थी, कैसे ज्यादा थी, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा पॉवर्टी तो भाई इतनी ज्यादा थी जिसकी हम क्या ही बात करें, ठीक है। पॉवर्टी तो बहुत ही ज्यादा थी हमारी कंट्री के अंदर। अगर इसको हम लोग एक साथ पूरा देखें कि क्या क्या हमको लर्न करना है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला इस जो बर्थ रेट थी वो कितनी थी, 48। डेथ रेट कितनी थी, 40, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी थी, 218। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32। पॉवर्टी बहुत ज्यादा, हेल्थ फैसिलिटीज थी नहीं, लिटरेसी लेवल 16%, और कितना था फीमेल्स का, ओनली एंड ओनली 7%, ठीक है। एक चीज यहाँ पे मुझे आपको लर्न करवानी है, वो उसको समझना। हमारा इंडिया जो है ना वो 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज में था, ठीक है। हम लोग फर्स्ट स्टेज की किसकी फर्स्ट स्टेज, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, ठीक है। हमारा इंडिया 1921 से पहले फर्स्ट स्टेज में था। 1921 के अंदर हम लोग आ गए थे सेकेंड स्टेज में, 1921 के अंदर हम लोग आ गए थे सेकेंड स्टेज में। और इसके बाद देखो, वैसे आइडियल स्टेज होती है थर्ड स्टेज, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है। जो सेकंड स्टेज थी ना बच्चा, जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर क्या था, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा थी, मतलब बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है। देखो, एक होती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेजेस होती है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की क्या होती है बच्चा लोग, स्टेजेस होती है, ठीक है। पहली स्टेज वो होती है जिसके अंदर बर्थ रेट ज्यादा होती है और डेथ रेट भी ज्यादा होती है, ठीक है। सेकंड स्टेज हमारी क्या होती है, सेकंड स्टेज में बर्थ रेट ज्यादा होती है और डेथ रेट क्या होती है, कम होती है, राइट। और थर्ड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या होती है, कम होती है, ठीक है। 1921 में इंडिया हमारी सेकंड स्टेज में पहुंच चुका था। 1921 से पहले हम लोग हमारी फर्स्ट स्टेज में थे, ठीक है। और थर्ड स्टेज हमारी आइडियल स्टेज होती है जिसमें सब लोगों को पहुंचना होता है। थर्ड स्टेज हमारी क्या होती है, आइडियल स्टेज होती है जिसमें सब लोगों को पहुंचना होता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की अगर हम बात करें, 1921 ईयर प्लीज लर्न कर लेना, 1921 ईयर के अंदर इंडिया सेकेंड स्टेज में पहुंच चुका था, ठीक है। ये आप लोगों को यहाँ से लर्न करना है, ओके।
ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, बर्थ रेट 48, डेथ रेट 40, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 218, जस्ट अ सेकेंड, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कितनी थी 218, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कितनी थी 32 ईयर्स ओनली, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, लिटरेसी लेवल बहुत कम था, कितना था 16%, फीमेल्स का कितना था 7%। तो ये सारा डेटा जो है, हमको ये सारा डेटा लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसके यहाँ से हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये हमारा हो गया डेमोग्राफिक कंडीशन वाला टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि किस फील्ड के अंदर हमारे इंडिया के लोग एंगेज, और ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि जो पॉपुलेशन है वो किस में एंगेज थे, एग्रीकल्चर में एंगेज थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो आपको समझने की है वो क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक आपको यही बताया जाएगा कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे मेजर ऑक्यूपेशन कौन सा था और लोग क्या काम कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। पहला कौन सा है, प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। इसका मतलब क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन का मतलब होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, मेजर पॉपुलेशन एग्जैक्ट बताऊं तो 75% अप्रोक्सीमेटली 75% जो पॉपुलेशन है वो किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर में। और इसमें भी रीजनल वेरिएशन था, ऐसा नहीं कि सारे ही स्टेट्स में लोग एग्रीकल्चर में ही लगे हुए हैं, कुछ स्टेट्स में लोग इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे ओपन कर रहे थे। तो वही ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो किस में इंगेज्ड है। एग्रीकल्चर में कितनी थी 70 to 75%, मैन्युफैक्चरिंग में ओनली 10% और सर्विसेज में 15 to 20%। ये हमारे इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसमें भी रीजनल वेरिएशन था। रीजनल वेरिएशन का मतलब समझना, रीजनल वेरिएशन का मतलब कुछ स्टेट्स तो ऐसे थे, ठीक है, कुछ स्टेट्स तो ऐसे थे जो हाईली डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर पे। ठीक है, और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कि थोड़ा सा मूव कर रहे थे किसके अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है ना, इसमें आपको दे रखा है पार्ट्स ऑफ देन मद्रास प्रेसिडेंसी, मतलब द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका विटनेस द डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब इस सेक्टर में इन स्टेट्स के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था और लोग किस में मूव कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव कर रहे थे, राइट। और जो स्टेट्स थे जैसे राजस्थान, उड़ीसा और पंजाब, इसके अंदर जो थे लोग एग्रीकल्चर पे ज्यादा जा रहे थे। मतलब इन एरियाज में एग्रीकल्चर का शेयर इंक्रीज होता जा रहा था और इन एरियाज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग पे लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे। तो इसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े, ऑक्यूपेशनल सेक्टर में हमने 2 पॉइंट पढ़े। पहला था कि एग्रीकल्चर का प्रीडोमिनेंस तो था क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इंगेज थे, और दूसरा रीजनल वेरिएशन था, रीजनल डिस्पैरिटीज थी। कुछ स्टेट्स में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर जा रहा था और कुछ स्टेट्स में लोग शिफ्ट भी हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में ना आपको कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी, और वो क्यों मिलेंगी पता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ब्रिटिश डेवलप करवा रहे थे, लेकिन इंटेंशन, ठीक है, क्यों डेवलप करा रहे थे, इंटेंशन उनका था सेल्फिश मोटिव। वो खुद का सेल्फिश मोटिव कंप्लीट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा रहे थे। रोड्स बनाए ताकि रॉ मटेरियल इजिली ट्रांसफर हो सके, ठीक है, टेलीग्राम स्टार्ट किया क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, पोस्ट एंड टेलीग्राम में बहुत ज्यादा खर्चा किया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राम किया। ये सारी चीजें क्यों, खुद का सेल्फ मोटिव कंप्लीट करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमको देखने हैं। पहला है रेलवे, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट। एक एक पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। ब्रिटिशर्स ने कुछ बेसिक फैसिलिटीज, कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया था। जैसे रेलवे हो गया, जो ब्रिटिशर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है। इंडिया के अंदर रेलवे इंट्रोड्यूस करने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारी चीजें उन्होंने डेवलप कराई। लेकिन रियल मोटिव क्या था, खुद का डेवलपमेंट। वो हमारे लिए कुछ नहीं सोच रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, उनका कॉलोनियल इंटरेस्ट पूरा करना चाहते थे। अगर हम रोड्स की बात करें तो उन्होंने सिर्फ इतने ही रोड्स बनाए थे जो कि रॉ मटेरियल को रेलवे स्टेशन तक ले जा सके। देयर वाज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स। ऐसा नहीं है कि रोड्स बहुत ही ज्यादा डेवलप हो गए थे, अभी भी देयर वाज एक्यूट
एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड्स, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उतने ही रोड्स डेवलप कराए थे जितना कि रॉ मटेरियल को रेलवेज या पोर्ट्स तक ले जाने के लिए चाहिए थे। हर जगह रोड्स का डेवलपमेंट नहीं करवाया गया था। रेलवे वाज वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन जो कि 1850 में ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था। प्लीज लर्न दिस ईयर, 1850 वाला जो ईयर है ये आएगा एग्जाम में कि रेलवे कब इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में, 1850 में इंट्रोड्यूस हुआ। अगेन मेजर पर्पस था ब्रिटिशर्स का खुद का इंटरेस्ट, ऑल्दो हमको बेनिफिट हुआ, ठीक है, रेलवे से हमको बेनिफिट हुआ। कैसे बेनिफिट हुआ? हम लॉन्ग डिस्टेंस इजीली ट्रैवल कर पा रहे थे, ज्योग्राफिकल बैरियर्स हमने दूर कर दिए थे, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आया। रेलवेज की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कमर्शियलाइजेशन में जाता जा रहा था। मतलब ब्रिटिशर्स फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कि वो जूट, इंडिगो ऐसी क्रॉप्स प्रोड्यूस करे। इसने हमारी फूड क्रॉप्स की सेल्फ एफिशिएंसी को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया था, राइट। तो रेलवेज नो डाउट अच्छा कंट्रीब्यूशन भी था, लेकिन उसका बुरा इंपैक्ट भी आया। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स ना, तो एक पॉजिटिव साइड है तो एक नेगेटिव साइड भी यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। अगर हम वाटरवेज की बात करें तो वाटरवेज ब्रिटिशर्स ने डेवलप करवाए थे, लेकिन अगेन दीज वर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री। इतना भी कोई खास डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं करवाया गया था, ठीक है। फिर है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। नो डाउट ब्रिटिशर्स ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ स्टार्ट कराया, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ स्टार्ट कराया, लेकिन क्यों? ताकि वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके, ताकि वो लोगों को इजीली कंट्रोल कर सके, ठीक है। वो पब्लिक पर्पस के लिए नहीं था, वो खुद के लिए करवाया उन्होंने, ठीक है, कि हम लोग क्या कर सके, हम लोग पब्लिक को कंट्रोल कर सके। अगर जो वो रूल्स बना रहे वो पब्लिक तक पहुंचेंगे ही नहीं तो लोग उसको फॉलो कैसे करेंगे? तो बस यही चीज ब्रिटिशर्स ने करी थी कि वो उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ तो डेवलप कराया था, लेकिन उसका बेसिक इंटेंशन, बेसिक मोटिव क्या था? उनका बेसिक इंटेंशन था खुद का जो है ना स्टैब्लिश करना, खुद का रूल स्टैब्लिश करना, लोगों को कंट्रोल करना। ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। ओके, आगे देखो, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। जस्ट अ सेकेंड, तो वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड लास्ट टॉपिक, ठीक है। ये हमारे सेक्टर्स तो हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। जो 6 सेक्टर्स थे ना जो मैंने आप लोगों को बताए थे, वो 6 सेक्टर्स मैंने यहाँ कंप्लीट। कौन कौन से 6 सेक्टर्स? ये वाले 6। एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑक्यूपेशनल हो गया और डेमोग्राफिक कंडीशन। ये 6 सेक्टर्स तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अब 2 टॉपिक और है जो आपकी बुक में दे रखे हैं। एक तो है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। देखो, हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे, लेकिन उस एक्सप्लॉइटेशन में भी उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए थोड़े से पॉजिटिव साबित हुए उनके जाने के बाद, ठीक है। जैसे उन्होंने रेलवे डेवलप किया, इंटेंशन गलत था, लेकिन वो जब गए इंडिया से तो रेलवे थोड़ी लेके गए साथ में, तो वो तो हमारे पास ही था। तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के अंदर ना आपके पास कितने पॉइंट्स है? 5। पहला कौन सा है? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इसका मतलब समझना, हम लोग ना ब्रिटिशर्स जब चले गए, अब ब्रिटिशर्स चले गए तो हमको तो बाहर भेजना ही नहीं है, तो हमारे पास इतना प्रोडक्शन था, उन्होंने कमर्शियल बताया था ना, उसके बाद उनके जाने के बाद हम लोग चाहते थे, क्योंकि अब हमको कुछ भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, तो हम थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। मॉनेटरी सिस्टम में हमको कन्वर्ट करने वाले कौन थे? ब्रिटिशर्स। हम तो बार्टर सिस्टम चला रखे थे, हम तो बार्टर सिस्टम के ऊपर फोकस करके बैठे थे। ये तो ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने मॉनेटरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अभी बताया इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड, रेलवेज, वाटरवेज, ये सारी चीजें किसने डेवलप करी? ब्रिटिशर्स ने डेवलप करी, ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, तुमको याद है मैंने तुमको एक पॉइंट पढ़ाया था, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ठीक है। उसमें मैंने क्या बताया था कि इंडिया के अंदर पैसा आ रहा था, एक्स्ट्रा पैसा भी आ रहा था क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे एज कंपेयर टू इंपोर्ट, लेकिन ब्रिटिशर्स वो सारा पैसा या तो खुद के ऑफिस सेटअप में या वॉर एक्सपेंसेस में या इनविजिबल सर्विसेज में लगा देते थे। देखो, एक पॉइंट उसमें ये भी था, ऑफिस सेटअप में उन्होंने जो अपने आलीशान ऑफिसेस बनाए थे, उन्होंने जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया था, उनके जाने के बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमारे किसके काम आया? वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस के काम आया। वो इतने आलीशान जो ऑफिसेस बना के गए थे वो हमारे इंडियन पॉलिटिशियन के बहुत काम आए उसके बाद में। और चेक ऑन फेमाइन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वाटरवेज वगैरह डेवलप किए थे, रेलवेज डेवलप किया था, तो इंडिया में अगर कोई भी ऐसी फेमाइंस वाली कंडीशन आ रही थी तो वी वर सफिशिएंट इनफ टू हैंडल दैट सिचुएशन। हमारे पास ट्रांसपोर्ट भी था, हमारे पास फूड ग्रेन्स भी थे, तो हम उन सिचुएशन को हैंडल कर पा रहे थे, ठीक है। लास्ट पॉइंट, ये आपका पूरे चैप्टर की समरी है,
ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, इस पूरे टॉपिक में आपको, इस पूरे चैप्टर में आपने जो भी पढ़ा वो आपको यहाँ पे समरी की फॉर्म में 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, समरी की फॉर्म में आपको क्या दे रखा है, बेसिकली यहाँ पे आपको इस समरी वाले टॉपिक के अंदर यहाँ पे 6 पॉइंट्स दे रखे हैं। उसमें से पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट है आपके पास कॉलोनियल इकोनॉमी। देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कॉलोनियल इकोनॉमी का मीनिंग मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको। जब ब्रिटिशर्स थे और जब ब्रिटिशर्स जा रहे थे, ये जो पॉइंट्स है ना, ये वो है कि पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या देखा है। तो कॉलोनियल इकोनॉमी ज्यादा बताने की मुझे जरूरत है नहीं। कॉलोनियल का मीनिंग मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ही क्लियर कर चुकी हूँ। 200 साल तक इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन के रह गया था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। स्टेगनेंट इकोनॉमी, ठीक है, स्टेगनेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, ऐसी इकोनॉमी जो बहुत ही ज्यादा लो रेट पे बढ़ रही है। तुमको याद है हमारा जो पर कैपिटा आउटपुट था वो 0.5% से इंक्रीज हो रहा था और हमारा जो टोटल आउटपुट है वो 2% से इंक्रीज हो रहा था। तो ये रेट्स बहुत कम है, मतलब हमारी इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गई थी, पीछे होती जा रही थी। हम ग्रो तो कर रहे थे लेकिन वो रेट इतनी सफिशिएंट नहीं थी। ठीक है, बैकवर्ड इकोनॉमी, बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों कह सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी थी नहीं। हमारा पर कैपिटा इनकम कम था, हमारा लिटरेसी लेवल कम था, हमारे पास इलिटरेसी इतनी ज्यादा थी, हमारे पास वाटर बोर्न डिजीज थी, हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, इतनी सारी कंडीशंस हमारे को फेस करनी पड़ रही थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिप्लीटेड इकोनॉमी। डिप्लीटेड को तुम यहाँ डेप्रिशिएटेड भी बोल सकते हो। देखो इसका मीनिंग क्या है बच्चा, समझना। जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हर चीज को बहुत तरीके से यूटिलाइज किया, हर चीज को एक्सटेंसिव यूटिलाइजेशन में डाला। जब हम किसी चीज को लिमिट से ज्यादा यूज करते हैं तो डेप्रिशिएट नहीं होती है क्या चीजें, तो उसी तरह से जितनी इंडस्ट्रीज थी, जितनी मशीन्स थी, इतनी ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुकी थी और उनको रिन्यू तो किया नहीं गया था। तो जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से जा रहे थे ना, तो हमारी स्टेट थी डिप्लीटेड इकोनॉमी की, जिसमें कोई भी मशीन नहीं है, कोई भी इंडस्ट्रीज प्रॉपर नहीं है, रिन्यू नहीं हुई है। तो हम सारी चीजें डेप्रिशिएटेड यूज कर रहे थे, डिप्लीटेड इकोनॉमी थी हमारी। ठीक है, मैं सेमी फ्यूडल पे लास्ट में आऊंगी, पहले मैं बाकी के सारे पॉइंट बता रही हूँ। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी का मतलब था ब्रिटिशर्स का, देखो एक ही मेजर था, डिवाइड एंड रूल। उस डिवाइड एंड रूल के चलते जो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर आया। एक तो रेफ्यूजीज को सेटल करो, दूसरा पार्टीशन की वजह से जो जूट वाला एरिया था, पूरा एग्रीकल्चरल लैंड, वो पाकिस्तान में चला गया। तो हमारी उस टाइम पे कंडीशन एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी की थी, मतलब जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में स्टैब्लिश की थी, उसकी वजह से भी हम लोग बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड जोन में चले गए थे। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, इसको अच्छी तरह से समझना। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में दो चीजें हैं। देखो, फ्यूडल का मतलब होता है यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने वो लैंडलॉर्ड टेनेंट वाला सिस्टम स्टैब्लिश किया, उनके जाने के बाद भी कंट्री में वो सिस्टम चले ही जा रहा था। वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट वाला सिस्टम जो था ना, वो जो जमींदारी सिस्टम वाला, वो चले ही जा रहा था। मतलब बेचारा जो स्मॉल फार्मर है, जिसके पास कोई लैंड नहीं है, वो तो एक्सप्लॉइट हो ही जा रहा है अभी तक भी। ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कैपिटलिस्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, कैपिटलिस्ट सिस्टम हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। इस कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी, वो दो क्लासेस से काम करी थी, मतलब दो तरीकों से काम करी थी। एक तो कैपिटलिस्ट और एक लेबर इंटेंसिव, मतलब दोनों चीजों का यूज हो रहा था, मशीन्स का भी यूज हो रहा था और लेबर का भी यूज हो रहा था। तो बेसिकली सेमी फ्यूडल अगर पॉइंट आ जाता है आप लोगों के सामने, तो आपको दो चीजें एक्सप्लेन करके आनी है। कौन सी है वो दो चीजें? पहली चीज तो हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, उनका जो जमींदारी सिस्टम था, वो उनके जाने के बाद भी इंडिया में प्रिवेल कर रहा था। दूसरा, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी, ठीक है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज इंडिया में डेवलप हुई थी, वो दो तरह के सिस्टम अडॉप्ट करी थी। एक तो कैपिटलिस्ट सिस्टम, जिसमें मशीन्स के थ्रू, कैपिटलिस्ट जिसके अंदर मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन होता है, और एक लेबर इंटेंसिव जिसमें लेबर का भी यूज होता है। इसीलिए यहाँ पे सेमी फ्यूडल लिखा है, दोनों तरफ से इकोनॉमी दोनों चीजें यूज कर रही थी। तो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर फ्रॉम माय साइड। टोटल हम लोगों ने इसके अंदर 6 सेक्टर्स प्लस 2 अलग जो टॉपिक्स है वो पढ़े हैं, पॉजिटिव और ये स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। विच ईयर इज रिमार्क्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? Which year is remarked as the year of great divide? इसका आंसर आप लोग मुझे चैट बॉक्स में देने वाले हो। ओके, आदमी बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स के साथ हर टाइम रहना चाहता है, इसलिए हम आपके लिए आस्क अ डाउट फीचर लेके आए हैं। इस आस्क अ डाउट फीचर में आपको जो भी डाउट है, XYZ जो भी डाउट है, आप उस डाउट का फोटो क्लिक करो और अपलोड कर दो।
और आपको उस डाउट का सॉल्यूशन वीडियो की फॉर्मेट में मिल जाएगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। फटाफट से जाके जल्दी से जल्दी अपने डाउट्स पूछो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, गो एंड आस्क योर डाउट्स नाउ। टू अनलॉक एनी फ्री कंटेंट ऑन अनअकैडमी यू कैन यूज दिस कोड DEEPI, और इससे आप सारा कंटेंट क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। मेरी भी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस है, इफ यू वांट टू हैव अ लुक देन प्लीज लॉग इन टू अनअकैडमी लर्निंग ऐप। उसमें मेन्यू बटन में स्पेशल आता है, वहां जाके इनवाइट कोड DEEPI यूज करना, एंड देन यू विल बी एबल टू यूज द क्लासेस, और यू कैन व्यू द क्लासेस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें, अनअकैडमी आपको बहुत सारी फ्री क्विजेस प्रोवाइड कराता है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। यू जस्ट हैव टू यूज द रेफरल कोड DEEPI व्हेनेवर यू एंटर इनटू द क्विज, ठीक है। आप फ्री क्विजेस अटेंड करो, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, अपना गोल सेलेक्ट करो, टेस्ट में जाके ज्वाइन क्विज पे क्लिक करो, और एजुकेटर और होस्ट का क्या डाल दो, कोड डाल दो, एंड कोड क्या है, DEEPI। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज ये क्विजेस ट्राई करना, दीज आर वेरी इफेक्टिव, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवा देंगे, ठीक है। दिस इज माई रेफरल कोड DEEPI। इफ यू वांट टू टेक एनी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यू कैन डू सो, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कोड यू आर गोइंग टू गेट 10% ऑफ ऑन ऑल द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर आपको सब कुछ समझ आया तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर एज मच एज यू कैन। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, डू इट राइट नाउ। ओके, this is your educator signing off from here. Bye bye everyone, take care, thank you, let's crack it.